चलिए भाई, क्लास देखिए भाई, आज से ना हम केमिस्ट्री में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो पिछले चैप्टर उनके क्वेश्चंस बनाने के लिए हम बीच में क्लासेस रखते रहेंगे। जैसे जैसे आप बच्चों का बैकअप होता रहेगा, नए वाले बच्चों का, जैसे ही फर्स्ट चैप्टर का बैकअप खत्म होगा, हम लोग फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस बनाएंगे और उसमें भी सबको आना होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो बच्चों ने करा हुआ फर्स्ट चैप्टर उनके भी क्वेश्चन हो जाएंगे, जो छूटे हुए हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और जो बच्चे रिसेंटली बैकअप कर रहे हैं उनका भी काम हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से करते करते हम फर्स्ट टर्म तक अपने सारे चैप्टर्स कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर बच्चों। क्या है नए चैप्टर का नाम? अच्छा, उसकी बुकलेट शायद आपके पास नहीं है ना? 3 चैप्टर तक की बुकलेट आपको मिली है अभी ना? अगर किसी बच्चे को अभी भी बुकलेट नहीं मिली है, हैंड रेज करना है, किस बच्चे को नहीं मिली है? आयुष, कार्तिक, वंश, शिवम और आप लोगों को भी नहीं दिए। ठीक है, जाते मुझसे लेके जाना, बुकलेट्स पड़ी हैं। क्या हो गया मेरे पास? हो गया जो तुम्हारी वीडियो उनकी सारी चीजें बनती है अब तक की। सो चैप्टर बच्चों 4 बुकलेट आपको नेक्स्ट क्लास तक मिल जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, कृपया करके शोर ना करें, बिल्कुल भी डिस्कशंस आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, यहाँ से सबके लिए बिल्कुल जीरो लेवल से चीजें स्टार्ट होंगी। कुछ चीजें पिछली वाली हालांकि रिलेट जरूर होती हैं, बट वो जब रिलेट होना स्टार्ट होगी तब तक मैं उसका बैकअप ले चुका हूँ। एक चीज रिलेट होगी, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल्स वाला, तो वो मैं आपको करवा दूंगा उससे पहले, उसकी आपको चिंता नहीं करनी। ठीक है, संजीव पर्दा ढक दो, ये जो दिख रहा है 5-10 मिनट में हो जाएगी हमारा पूरी, ठीक हो जाएगा। क्या क्वेश्चन? चलिए भाई, चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देखिए आज की जो पहली क्लास है ना, इसमें तो इसका बेसिक ही डिस्कस हो पाता है, सारी की बेसिक बातें डिस्कस होंगी। ऐसी बातें डिस्कस होंगी जिसके बारे में आपको पहले से पता है, जैसे कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। बट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर्स। और डॉट स्ट्रक्चर्स कहेंगे आप लोग कहेंगे सर हमने सीखा हुआ वो भी, बट आपने बहुत सिंपल लेवल का सीखा हुआ है। इससे थोड़ा अपग्रेड लेवल, जो थोड़ा और एडवांस लेवल होता है, वो आप लोग सीखते हैं 11th क्लास में। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, मतलब नेक्स्ट क्लास से कुछ ऐसा शुरू होगा जो आप लोगों ने अभी तक नहीं करा हुआ। लेकिन आज की क्लास में आपको ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ आता है, ये सारी चीजें आपने पहले से पढ़ी हुई। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्योंकि पिछले चैप्टर के अंदर हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया है। तो जिसे पीरियोडिक टेबल में आपको पता है भाई 114 118 एलिमेंट्स आपके मौजूद है, बट क्या सिर्फ और सिर्फ हमारे आसपास जो चीजें हैं वो सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स की हैं? क्या इन एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से बहुत कुछ बना हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से हम आज की डेट में जानते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है, वो क्या है? H2O। कार्बन ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से बड़ा क्या है? CO2 है। वो है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं होता? सोडियम और क्लोराइड से कॉम्बिनेशन से बोलो सोडियम क्लोराइड है। सॉल्ट तो अभी हम पढ़ ही रहे थे सॉल्ट एनालिसिस के दौरान। सो मेरा ये कहने का मतलब है कि एटम्स एक दूसरे से कंबाइंड होकर कुछ नई चीजें बनाते हैं। एटम्स एक दूसरे से कंबाइंड होकर कुछ नई चीजें बनाते हैं। हाइड्रोजन एक अलग चीज है, ऑक्सीजन एक अलग चीज है, बट कॉम्बिनेशन से कुछ नया बनता है। वाटर जैसा बनता है कि नहीं बनता? सेम सोडियम अलग काम आता है, क्लोरीन अलग आता है, कॉम्बिनेशन से बन जाता है सॉल्ट NaCl, ये अलग काम आता है। सो यहाँ पर हमें बॉन्डिंग को पढ़ना बहुत जरूरी है कि इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो किस प्रकार की होती है, किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, ये सब बातें पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। लेकिन उससे भी पहले एक सवाल आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड आप कहते हैं ये होता है, हाउ कैन यू डिफाइन बॉन्ड? बॉन्ड को कैसे डिफाइन करें? क्या होता है बॉन्ड? बताओ, कोई बच्चा डिफाइन करो बॉन्ड को। अरे ये तो पता है, एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तभी मॉलिक्यूल बनता है, बस उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दो। हाँ
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। बिल्कुल ठीक है, बॉन्ड इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ बोलो। दो एटम्स आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड का डेफिनेशन क्या है? वो तो बॉन्ड का डेफिनेशन है। देखिए समझते हैं बच्चों, बॉन्ड क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखना है दैट इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that binds atoms together in a molecule। मेरी बात को समझने की कोशिश करना भाई, मैंने क्या बोला? मैंने बोला व्हाट इज बॉन्ड। सर बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स द एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एटम्स ना किसी ताकत से बंधे हुए, किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए। ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये बंधा हुआ है किसी ताकत से, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? बोलो बॉन्ड बोलते हैं। Na और क्लोरीन जो है वो भी किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, उसको बोलो हम क्या बोलते हैं? वो भी एक तरह का बॉन्ड हो गया। समझो मेरी बात को। सो बॉन्ड को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? दैट इट इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच बाइंड्स द एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एटम्स को जो बांध के बैठा हुआ है, वो वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने क्या नाम दे दिया? बोलो बॉन्ड का नाम। हालांकि दो तरह का बॉन्ड आप लोगों ने बोला, एक कोवलेंट बॉन्ड बोला और एक आयनिक बॉन्ड बोला। बॉन्ड इससे भी अलग तरह के कुछ होते हैं जो आपने अभी तक पढ़े नहीं, वही मैंने बोला कि नेक्स्ट क्लास में उनके बारे में सीखोगे। और मैं आपको बता दूं कि आपके एंट्रेंस के अंदर जब आप एंट्रेंस आगे देंगे, नीट का देंगे, जो जेईई देंगे, 11th क्लास से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चैप्टर्स हैं। एक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, और एक है केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर, ये वाला। सबसे ज्यादा मेजर कंटेंट आता है केमिस्ट्री का, ध्यान रखना इन दो चैप्टर से। ये चैप्टर आपको इतनी सारी चीजें सिखाएगा ना, मतलब आपको बहुत सारी चीजें नई नई पता लगने वाली इस चैप्टर में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो गाइस, पहली बात जो था बॉन्ड का डेफिनेशन सबको क्लियर हो गया, क्योंकि मैं कहूंगा कि मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स बंधे हुए हैं। H2O बना हुआ है, CO2 बना हुआ है, NaCl बना हुआ है, किसी किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने हुए हैं। जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर बंधे हुए हैं, उसको हमने क्या बोल दिया? बोलो बॉन्ड। अब लेकिन मेरा एक सवाल आता है, व्हाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड? कौन बचा जाएगा? व्हाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड? कौन बचा बताएगा कि ऐसा क्यों होता है कि एटम्स बॉन्ड बनाते हैं? बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत है? टू अटेन द स्टेबिलिटी। सिंपल सी बात है सर, सबका ऑब्जेक्ट पूरा नहीं है। आप जानते हैं कि ऑर्गन वगैरह तो नहीं बनाते हैं बॉन्ड, लेकिन बाकी सभी एटम ज्यादातर एटम्स बनाते हैं। तो हम बोलते हैं टू अटेन द स्टेबिलिटी दे फॉर्म बॉन्ड। आप यहाँ पर बॉन्ड बनाने हैं मुझसे ताकि आपको भी यहाँ से लिए कुछ ना कुछ चाहिए। सिंपल सी बात है ना, आप पढ़ने आए बेसिकली। तो जब भी कोई चीज बॉन्डिंग बनाती है ना, तो उसको भैया कुछ ना कुछ क्या होता है? नीड होती है किसी चीज। सो यहाँ पर बोलेंगे एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं? व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड? व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड? तो हम क्या बोलेंगे सिंपल शब्दों में? टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी पाने के लिए ये एक दूसरे से बोलो क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते। स्टेबिलिटी का मतलब आपको मैं बता दूं बच्चों, स्टेबिलिटी का मतलब है कि इनका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, मतलब नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो वो इनके लिए बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होना है। क्लियर है? तो सबके सब वो नोबल गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए ना, एक दूसरे से बोलो क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो टू अटेन द स्टेबिलिटी दे विल फॉर्म बॉन्ड। अब लेकिन एक और सवाल आता है, व्हाई डू सम एटम फॉर्म बॉन्ड एंड सम नॉट? form bond but some does not। क्यों भाई? वो सिंपल सिंपल सवालों के पहले हम जवाब ढूंढ लेते हैं। तो हम बोल देते हैं some atoms already have noble gas configuration, that is they have a complete octet। उनका octet बोलो क्या होता है? and hence they do not form bond, और इसीलिए वो बॉन्ड नहीं बनाते। इज इट फाइन? मुझे लगता है इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। इसीलिए ये बॉन्ड नहीं बनाते क्योंकि इनका ऑक्टेट बोलो क्या होता है? कंप्लीट। ठीक है, मतलब सॉरी कुछ होगा ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसलिए बॉन्ड नहीं बनाते, जिनका कंप्लीट नहीं हुआ वो बॉन्ड बनाए। तो बात इसमें क्लियर हो जाती है। अच्छा दूसरी बात, यहाँ तक की बात क्लियर होगी, बट इस बॉन्ड सबको क्लियर हो गया। व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड, ये वाली बात भी क्लियर होगी आप लोगों को। प्रोटेन द स्टेबिलिटी। व्हाई डू सम एटम्स फॉर्म बॉन्ड बट सम डज नॉट फॉर्म बॉन्ड? क्योंकि कुछ ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, नोबल गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती है, इस कारण से ऐसा होता है। क्लियर होता है कि नहीं होता? अब देखिए इस चैप्टर के अंदर ये तो बॉन्डिंग के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत सारा डिस्कशन है बॉन्डिंग के ऊपर। और एक बड़ा मेजर डिस्कशन होने वाला है आप लोगों का बच्चों मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के ऊपर।
जैसे कि मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज सिखाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। CO2 का स्ट्रक्चर बच्चों कैसा बनता है? अगर आपने CO2 को देखा हो ना, तो CO2 ऐसा बनता है, मैं आपको बताऊँ, ऐसा। CO2 कुछ ऐसा होता है, CO2 कुछ ऐसा होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप H2O को कभी ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको लगेगा कि H2O भी ऐसा ही होना चाहिए, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। मेरी बात को समझना बच्चों, आपको लगेगा ऐसा होना चाहिए, बट ये ऐसा नहीं होता बच्चों, ये ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल करेक्ट है, बट ये करेक्ट नहीं है। H2O जो होता है ना, वो कुछ इस प्रकार का होता है, ध्यान से सुनना, ऐसा होता है। मतलब उसके जो हाइड्रोजन होते हैं ना, कुछ बैंड फॉर्म में इस तरीके से लगे होते हैं। वो वाला ऊपर वाला स्ट्रक्चर उसका गलत है, और ये वाला बिल्कुल क्या है, बोलो करेक्ट है। लेकिन आपके मन में एक दुविधा पैदा करता है ये कि सर जब उसमें भी एक सेंट्रल एटम है, 2 साइड एटम है, इसमें भी एक सेंट्रल एटम है, 2 साइड एटम है, तो वो स्ट्रेट क्यों लगा लीनियर जैसा, और ये वाला ऐसे बैंड क्यों लगा? मेरी बात को समझने की कोशिश करें। दोनों मॉलिक्यूल्स में एक सिमिलैरिटी है कि एक ही सेंट्रल एटम है, और बाकी की दो बोलो उसकी क्या है, बोलो साइड एटम। लेकिन एक में वो 2 साइड एटम ऐसे लगते हैं साइड में, और एक में वो ऐसे लगते हैं। ऐसे कभी नहीं लगती, ये वाला स्ट्रक्चर ही गलत है वाटर का। वाटर ऐसा नहीं होता, वाटर हमेशा ऐसा होता है। और CO2 कभी ऐसा नहीं होता, मतलब CO2 को आप ये नहीं कह सकते कि वो इस तरीके से बने, इस तरीके से बने, नहीं होता ऐसा। CO2 देखने में ऐसा लगेगा आप लोगों को, और ये वाला ऐसा लगेगा। अब ये मत सोचना कि उसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए ऐसा है। अगर मैं आपसे SO2 की बात करूं ना, SO2 की बात करूं, तो SO2 भी ऐसा ही होगा, SO2 भी ऐसा ही होगा। लो, अब तो कंफ्यूजन नहीं पैदा होगी ना डबल बॉन्ड वाली। उसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन ये ऐसा होता है। अब आप सोचिए ना, ये तो एक कंफ्यूजन हुआ ना कि भैया सर इसमें सेंट्रल एटम एक है, 2 साइड एटम है, सेंट्रल एटम एक है, 2 साइड एटम है, इसमें सीधा बन रहा है, उसमें बैंड बन रहा है, इसमें बैंड बन रहा है। तो ये क्या बात है जो डिसाइड कर रही है कि स्ट्रक्चर सीधा बनेगा या बैंड बनेगा या कैसा बनेगा? ये सब किसमें आएगा, बोलो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में। और ये इन बातों के जवाब आपको इस चैप्टर के अंदर मिलने वाले। मैं भी पढ़ा नहीं रहा हूँ टॉपिक, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि बट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। आप जिस CH4 को आज तक आप ऐसा बनाते आ रहे हो, आप CH4 ऐसा बना देते हो, बट CH4 स्पेस में ऐसा होता ही नहीं। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ विजुअल्स कि CH4 कैसा होता है, उसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर में। CH4 कुछ ऐसा होता है, देखना जरा ध्यान से, ऐसा कुछ होता है, देखना। इधर तनिष्का, ये कार्बन है सेंटर में, ऊपर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। दिस इज बेसिकली CH4। दिस इज बेसिकली CH4, ये हमारा बेसिकली CH4 है। और अगर ध्यान से देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में मैं अगर आपको एक सिंपल सा एंगल बताऊं, अच्छा ये एंगल आपको कितना लग रहा है वैसे? 90 से 12, 90 से ज्यादा लग रहा है कि लग रहा है, बताओ। अरे ये वाला एंगल जो है बॉन्ड के बीच में 90 से ज्यादा है कि नहीं? एक्चुअली में ये एंगल होता है, देखो यहाँ से ये 90 है, तो 90 थोड़ा फालतू होता है, ये होता है 109.5 डिग्री। 109 बाद में बात करेंगे, लेकिन सुन लीजिए बस। और ये ऐसा होता है कि यहाँ कार्बन है, बाकी 4 हाइड्रोजन ऐसे। तो आप जो CH4 जैसे बनाते हैं वैसा होता ही नहीं है, बॉन्ड तो ऐसे होता है, स्ट्रक्चर तो ऐसा हो, ट्राइपॉड स्टैंड जैसा, तो ट्राइपॉड में 3 ऐसे लगे हुए। और ऐसा नहीं है कि ये वाला बॉन्ड थोड़ा ज्यादा दूर है, अगर इसको कहीं से भी देखेंगे ना, कहीं से भी देखेंगे तो लगभग ये बराबर ही दिखता है। लगभग क्या होता है, बराबर ही होता है, वो हमने पकड़ने में थोड़ा इसको दिक्कत करा हुआ। सो ये ऐसा दिखेगा, किसी भी देखो, ग्रीन को ऊपर लिया, ये ब्लैक को ऊपर लिया, रेड को ऊपर लिया, समझ रहे हो बात को? हर जगह से बोलो ये कैसा है, एक जैसा। मतलब 109.5 डिग्री यहाँ से, तो 109.5 यहाँ से, 109.5 यहाँ से, हर जगह से बोलो कितना है, 109.5 ही। किसी को भी ऊपर लिया, जिसको बोलोगे उसको ऊपर लिया। तो मतलब CH4 ऐसा नहीं होता बच्चों। होता किस तरह का है CH4? कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखिए, ऐसा होता है। इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, ज्योमेट्री थोड़ी सी अलग होती है, इस तरीके की होती है। तो ये जो सारी बातें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, दिस इज अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। समझाया मैंने कुछ नहीं कि तुम सोचो मुझे तो पता ही नहीं लग रहा कि किसमें कौन सा बनाना है। ये तो बस मैं आपसे बता रहा हूँ कि why CO2 is like this and H2O is like this। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, why? इस why का आंसर हम ढूंढने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? CH4 ऐसा क्यों नहीं बन जाता है, ऐसा ही क्यों बनता है, इस बात का जवाब हम चैप्टर में ढूंढेंगे। तो हम चैप्टर के अंदर चलेंगे और बात करना स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली में चीजें क्या है। क्लियर होता है कि नहीं होता? तो मुझे तुम सब बच्चे बस पहले ये बताओ, बॉन्डिंग का मतलब सबको क्लियर है? Why do atoms form bond क्लियर है? Why some atoms only form bond, ये वाली बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं असली चीज पे, टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड में क्या तुम जानते हो कि सबसे पहले जो हम बॉन्ड की टाइप पढ़ेंगे वो कौन सी बॉन्ड है, बोलो? आयनिक बॉन्ड, या इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये नहीं सुना नाम? सुना है? अभी हम मेजर टाइप है, दो ही बॉन्ड की टाइप पढ़ेंगे, टाइप ऑफ बॉन्ड्स। सबसे पहली बॉन्ड कौन सी है बच्चों? आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। समझते हैं बच्चों क्या होता है? यहां पर बोलते हैं इट इज द बॉन्ड which has a
force of which results in a formation of cation and anion। मेरी बात को एक बार समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला। ये एक ऐसा बॉन्ड है जो किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पैदा होता है, जो कि कैटायंस और अनायंस के बीच में लगता है। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले कोई बॉन्ड बना के देखते हैं, देन पहले समझते हैं, देन डेफिनेशन डालते हैं। जैसे कि मान लो बच्चों NaCl का बॉन्ड, इसका बॉन्ड है, बोलो। आपको ये NaCl वाला खेलना बचपन में सिखाया गया होगा, 9 10 के अंदर आपको टीचर्स ने NaCl कैसे बनता है ना वो सिखाया गया होगा। ठीक है, मुझे बताना चला सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, तो मुझे बताएगा। 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्लोरीन के पास कितने होते हैं ये बता दो। 17 होते हैं। अच्छा, इसका बोलो कितना होता है, 2,8,1, और इसका बोलो कितना होता है 2,8,7। ठीक है, मेरी बात सुनो। सोडियम बच्चों आप लोग खुद बताओ जरा, जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जाना हुआ है, सोडियम कैसे अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है? 7 इलेक्ट्रॉन लेके एक देके, यार ये बहुत सिंपल सी चीज है, मुझे उम्मीद है कि आपको इतना तो आता होगा। 2,8,1 जो है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबलाइजेशन ले सकता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन देके नियॉन जैसा बन जाएगा। क्लियर है? 7 ले सकता है, लेकिन वो ऑर्गन जैसा बनने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, बोला है कि नहीं? तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, बोलो। उसके लिए आसान रूट ये है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। चलिए ये एटम है, और अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो मुझे बताइए किसी एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो कैसा बन जाएगा, बोलो। Na+ बन जाएगा। समझो मेरी बात को, समझ नहीं आया? ये बहुत सिंपल है यार, जल्दी यहाँ करो इसको, जल्दी यहाँ करो। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो बोलो क्या बन जाएगा, Na+। हाँ जितिन क्या बोल रहे हो? सिंपल। अब मुझे बताओ जरा, क्लोरीन की क्या नीड है? क्लोरीन की क्या नीड है? क्लोरीन को एक लेके फायदा है, क्योंकि वो ऑर्गन बन जाएगा। तो जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया उसी को तो लेगा नहीं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और एक इलेक्ट्रॉन लेके बोलो क्या बना लेता है अपने आप को, Cl-। सिंपल, जो आता है वो जल्दी करेंगे। तो मुझे पता है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल होगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होगा। तो जो ये लॉस करता है, ये उसी इलेक्ट्रॉन को बोलो क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। तो मुझे तुम ये बताओ, इसने लॉस करके अपने आप को फाइनली ये बना लिया, और उसने इसी इलेक्ट्रॉन को लेके अपने आप को फाइनली ये बना लिया। सो व्हाट वी हैव फाइनली, we have Na+ and बोलो क्या, Cl-। so what will you form, NaCl। ऐसे कोई भी बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच में कब बनते हैं, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने आप को कैटायन बना ले, और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करके इलेक्ट्रॉन गेन करके बोलो क्या बना ले, अनायन। तो ये कैटायन अनायन जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन लगता है, ये बात हम बचपन से जानते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और है कि नहीं? तो ऐसा कोई भी बॉन्ड जो किसकी वजह से बना है, बोलो, कैटायंस और अनायंस के, या पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्डिंग बनी है, उस बॉन्डिंग को बोलो क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसमें आयंस इन्वॉल्व है, कैटायन और अनायन। नहीं है ना समझ में? क्या करो, एक और करके दिखाओ जरा, फटाफट से मुझे बताना जरा, MgCl2 का फॉर्मेशन कैसे होगा? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। क्या तुम मुझे फॉर्मेशन बता सकते हो MgCl2 का? बताओगे? बताओ कैसे बनेगा MgCl2? एक मैं करके दिखा दो से। बोलो Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोलो 12। 12 का मतलब बोलो फटाफट से, 2,8,2। मुझे बताओ क्लोरीन का 17, 2,8,7। चलो मैग्नीशियम का सिचुएशन बताओ भाई क्या है? वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, तो बोलो अपने आप को 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाएगा? उम्मीद करता हूँ ये सब पढ़ाया गया होगा आप लोगों को 10th क्लास में, रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ भी मिसिंग है तो वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है, बाद में नई चीज तो आनी ही चैप्टर के अंदर, लेकिन मैंने बोला था कि आज की क्लास में आपको लगेगा कि सब कुछ याद है, इससे थोड़ा क्विज ज्यादा रखेंगे आज की क्लास में। सो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करा, अपने आप को बोलो क्या बनाया, Mg2+। सब फैमिलियर है इस बात से? और मुझे तुम ये बताओ जरा, क्लोरीन का क्या सिचुएशन है? क्लोरीन भाई साहब को एक चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को बोलो क्या बनेगा, Cl। लेकिन यार एक छोटी सी बात सुन कार्तिक, पीछे मैग्नीशियम ने 2 लॉस किए, और क्लोरीन को कितना चाहिए, बोलो 1। तो मुझे बताइए अकेला एक मैग्नीशियम कितने क्लोरीन्स को स्टेबलाइज कर सकता है? 2 को। फ्रेंड्स, एक मैग्नीशियम कितने क्लोरीन्स को स्टेबलाइज कर सकता है? 2 को, क्योंकि आपको पता है कि एक क्लोरीन को मात्र एक ही चाहिए, और ये 2 रिलीज करने वाला। सो वन मैग्नीशियम एक्चुअली स्टेबलाइज द 2 क्लोरीन्स ना। तो मैं या तो यहाँ पर लिख दूंगी इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसने लिया, और एक और लिख सकता हूँ कि एक और क्लोरीन ने एक और इलेक्ट्रॉन लेके बोलो क्या बनाया, Cl-। या तो मैं ये लिखूं, और या मैं ऐसा नहीं लिखना है तो बोलो क्या लिखूं, बोलो कि 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2 Cl- बनाया। क्या मैंने गलत लिखा है? 2 क्यों लिखा भाई? क्योंकि इसने 2 लॉस करे, तो ये कितने स्ट्रक करेगा, बोलो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं आया ना समझ? बिकॉज़ एक क्लोरीन तो एक ही करता है। ओ भाई नहीं आया, तो मुझे बताना जरा, मैग्नीशियम ने लॉस करके अपने आप को क्या बना लिया, समझ जाओ, Mg2+, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को 2 क्लोरीन ने एक्सेप्ट करके बोलो क्या बनाया, 2 Cl-। 2 Cl-। तो मुझे बताओ जरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, +2 और -2 नेट है, तो रिजल्ट तो न्यूट्रल ही आना है, लेकिन बन जाएगा MgCl। क्या बन जाएगा बताओ? लेकिन सोचो ना, सोडियम से 1 क्लोरीन कंबाइन किया और मैग्नीशियम से 2 क्लोरीन कंबाइन किया, बड़ा ऑब्वियस रीजन है सर इसके लिए।
सर सोडियम एक लॉस करता है तो एक ही क्लोरीन स्टेबलाइज होता है, तो उससे एक ही क्लोरीन मिलने के लिए आता है। और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो 2 क्लोरीन को स्टेबलाइज करता है, इसलिए मैग्नीशियम से 2 क्लोरीन कंबाइंड होते हैं। ये बात आपको 10th क्लास में सिखाई गई होगी। ठीक है, तो मुझे फटाफट से 2-3 चीजों को करके दिखाओ जल्दी से। आप लोग ही करेंगे। आप लोग करेंगे फॉर्मेशन ऑफ, करके दिखाओ फटाफट से, AlCl3। आप लोग करके दिखाओगे मुझे फॉर्मेशन ऑफ MgSO4। MgSO4 तो आप करो इसका। चलो MgO, ठीक। और MgO के बाद तुम मुझे करके दिखाओगे, लग जाओ जल्दी से, फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 जल्दी। जब तीनों हो जाए तो बताना किस बच्चे के तीन हो गए। हेलो, अटेंडेंस हिस्ट्री को देखिए। बनाया होगा ना MgO भी? हाँ, बच्चों किसी का नाम अगर अटेंडेंस सिस्टम में ना हो तो बता देना, क्योंकि तुम्हारी अटेंडेंस बहुत कम होती है, कभी कभी नाम ही नहीं चलता है स्टूडेंट। अक्षत, देवदत्त, हर्षित, खुशी राणा, सौरभ, तान्या शर्मा, प्रिंस। प्रिंस दूसरे वाला है, 2 प्रिंस में आप प्रिंस में इसको पीछे भी लगाते हैं, आप भी लगाते प्रिंस आ रहे हैं ना। ठीक है, स्वास्तिक, काजल, उर्वशी, हिमांशी, जतिन झा, बोलो प्रेजेंट बोल दो ताकि जल्दी से हो जाए। सिद्धि, मयंक दबास, जितने भी चल रहा है, खुशी, लवेश, लक्ष्य, लवीश, मेरी 12th वाले ने कंफ्यूज कर दिया, 12th वाले का लवेश, इसका ई है। लक्ष्य, मेरा ही नाम लिया था ना। तुम्हारा नाम कब लिया मैंने? खुशी, कौन सी वाली खुशी? तुम तो खुशी हुई नहीं, घूमी हो। अरे दीपांशु, खुशी नाना के बाद। आप देखिए, दीपांशु, आयुष राव, आदर्श, खुशी निषाद, तो पहले वाली खुशी शराब, ये एक और खुशी है, एक और खुशी नहीं है आज। अक्षरा, आयुष, आयुष भी 3 है ना शायद, तुम आयुष कुछ लगाते हो पीछे, पीछे लगाते हो शर्मा, आयुष शर्मा है पहले, ठीक है।
आपका बाद में होगा। साक्षी जल्दी से बोलेंगे बच्चों। तनिष्का, संजीव, शौर्य, शौर्य नहीं आ रहा, प्रेम, सरस्वती, विनय, आशीष, ये तो अच्छा बड़ा उसका नाम वंश, समर, ऋषभ, लक्षित, भूमि, रिकी, अंजलि, रौनक, कोमल, वंश, कार्तिक, आयुष, संजना, अंकित, शिवम, सना, प्रिंस। मैंने आपका दोबारा नाम नहीं लिया ना भाई, और किस बच्चे का नाम नहीं आया? आपका नहीं आया नाम, क्या नाम है? मिस्टर। बच्चों और किसका नाम मैंने नहीं लिया है अटेंडेंस रजिस्टर में? सबका नाम आया। कितने बच्चों से सारे हो गए भाई? कितने बच्चों से सारे हो गए? तीनों। कितने तो दो हो गए, दो। सारे वाले तो दो तो हो ही गए। अच्छा ये बताओ AL2O3 कितने बच्चों से हुआ क्लास में? AL2O3 कितने बच्चों से हो गए? ठीक, चलो तो जल्दी से देखते बच्चों। मुझे बच्चों मुझे फटाफट से AL का बताओ। पहले AL का बताओ। एल्युमिनियम has 13 electrons 2,8,3। सही है। अब मुझे बताओ जरा फटाफट से, एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? तो 3 लॉस करके वो क्या बनाएगा? कोई प्रॉब्लम? आसान है। अभी 3 लॉस करेगा तो कितने क्लोरीन्स को देगा? 3 को, क्योंकि एक क्लोरीन को तो मात्र एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो 3 क्लोरीन को कितने चाहिए होंगे? 3। तो वैसे तो बोलूंगा एक क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को Cl- बना लेता है, बट यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कितने क्लोरीन्स आ जाएंगे बोलो? 3। और 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को 3 Cl- बन के स्टेबलाइज कर लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ बात समझ में आ गई? अब सिंपल सी चीज है यार कि एक तो Al3+ है और एक 3 Cl- है, तो कॉम्बिनेशन हमें देगा रिजल्ट्स में AlCl3। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पक्की बात है संजीव? अब नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट से, MgO पे। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12। बार बार नहीं लिख रहा बच्चों, वहां पर दिया हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बोलो क्या बनेगा? Mg2+। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऐसा करेगा। और ऑक्सीजन की अगर कहानी सुने तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 का मतलब बोलो कितना होता है? 2,6। मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो मुझे बताओ क्या बनेगा? O2-। अब एक बड़ी सिंपल सी कहानी है भाई, अरे बच्चों बोर्ड पे, Mg तो बन गया Mg2+, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को बना लिया O2-। तो ऑन कॉम्बिनेशन न्यूट्रल तो होना है, +2 -2 है ना? और रिजल्ट क्या आ जाएगा बोलो? MgO। छोटी क्लास के अंदर बच्चे कभी-कभी इस बात को लेके बड़े कंफ्यूज होते थे कि Mg पे +2 है और ऑक्सीजन पे -2 है, तो जैसे क्रॉस करना सिखा रहे हैं तो why it is not written as a Mg2O2? लिखते क्यों नहीं है ना? वैसे ही गलत नहीं है, अगर वो हम स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में देखें तो 2 Mg 2 ऑक्सीजन ऐसी कॉम्बिनेशन होना है, बट इसको हम कभी भी जब फॉर्मूला लिखते हैं सिंपलेस्ट उसमें लिखते हैं कि कितने कम से कम को कितना कम से कम चाहिए, तो 1 Mg को फिर कितना चाहिए बोलो? 1 ही ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर होता है कि नहीं होता? बिकॉज 1 Mg ने 2 लॉस करे, उसमें 2 वो गेन कर लिए, तो Mg रिजल्ट्स में आया Mg2+ और ऑक्सीजन रिजल्ट्स में आया O2-। तो रिजल्ट आ गया बोलो कितना? Mg। नहीं आया ना समझ में? बट इनमें ऐसा नहीं होता, देखो इसमें एक Al3+ बना और 3 Cl बने, तो वो AlCl3 बनाएगा। समझे नहीं मेरी बात? है ना? वो बिल्कुल लेन देन चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, जितने लॉस कर रहा है उसको ये लोग कितने गेन कर रहा है। अब आता है Al2O3। सब बच्चे Al2O3 इस पे आ जाओ फटाफट से। Al2O3, अब देखिए सिंपल था, वैसे केस ही मुश्किल नहीं था। Al2O3, so aluminium has 13 electrons with a configuration of 2,8,3। एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे जरा फटाफट से बोल दो भाई? 3। और अपने आप को बना लिया Al3+।
ऑक्सीजन भाई साहब के पास आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन्स है 2,6 और आप जानते हैं कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब लोचा क्या है भाई, प्रॉब्लम क्या है सर, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और उसको चाहिए 2। आप ये नहीं कह सकते वो 3 गेन कर ले, ऑक्सीजन तो कहेगा मैं तो 2 ही लूंगा भाई, 3 में तो मेरे को स्टेबिलिटी नहीं, गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ, 2 ही लेगा। अच्छा अगर आप कहें कि सर मैं 2 ऑक्सीजन ले आऊं तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो दे कितने रहा है बोलो 3। तो एक एल्यूमिनियम का एक ऑक्सीजन से कोई परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, दिमाग लगाओ ना। क्योंकि सर एक एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं 3, और एक ऑक्सीजन को 3 नहीं चाहिए, या तो 2 चाहिए या 4 भी चल जाएंगे, फिर 2 ऑक्सीजन का काम चल जाएगा, बोलो है कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये लॉस करता है 3, उसको चाहिए कितने होते हैं बोलो 2। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एक एयर का एक ऑक्सीजन से कोई ऐसा कॉम्बिनेशन संभव नहीं है, समझो। इसी ने तो बच्चों में तुम्हें सिखा दिया गया Al+3 ऑक्सीजन -2, बच्चों क्रॉस कर दो तो बेसिक कॉम्बिनेशन बनेगा Al2O3, 2 एल्यूमिनियम का 3 ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसा बढ़ा दिया गया आपको। तो हमने क्या करा, हमने कहा चलो एक एल्यूमिनियम 3 लॉस करें और एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो ये तो पेयर बन गया कॉम्बिनेशन का। लेकिन अगर मैं 2 एल्यूमिनियम कंसीडर कर लूं, कितने एल्यूमिनियम बोलो 2, तो अगर मैं 2 एल्यूमिनियम ले लूं तो 2 Al3+ बनेंगे और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने लॉस होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे, बिकॉज़ एक एल्यूमिनियम 3 देगा तो 2 एल्यूमिनियम कितने देंगे 6, और 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए कितने ऑक्सीजन आएंगे 3, क्योंकि एक ऑक्सीजन को कितने चाहिए 2। नहीं आ रहा ना समझ में, सिंपल है यार, ये बहुत छोटी क्लास की चीज है भाई, नहीं आया समझ में। एक एल्यूमिनियम एक ऑक्सीजन का कोई परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं, बिकॉज़ वो लॉस 3 कर रहा है, वो 2 ही गेन कर रहा है। 2 एल्यूमिनियम लॉस करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेंगे 3, तो 3 ऑक्सीजन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके बोलो क्या बनाएंगे, जरा बताओगे 3O2-। नहीं आया समझ में, सर क्लियर है। तो मैं बताऊं क्या बोलूंगा यहाँ पर कि 2 तो है Al3+ और 3 है ऑक्सीजन 2-। हाँ बोलो उस पे। तो ओवरऑल तो मुझे तुम ये बता दो फटाफट से, ओवरऑल तो बोलो क्या रहेगा मामला, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों, समझ रहा ना, ये टोटल +6, 3 एल्यूमिनियम 2, अरे भैया +6 है ना, और ये वाला भी -6 है, तो बोलेंगे नेट तो न्यूट्रल रहेगा, लेकिन रिजल्ट आएगा 2 एल्यूमिनियम है और 3 ऑक्सीजन है, इट विल फॉर्म Al2। नहीं आया सर, हाँ बोलो, कुछ डाउट है, कुछ डाउट है बताओ, सबको क्लियर होती है ये चीज, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। एक बार देख लो अगर आपको कोई इसके अंदर डाउट लग रहा है, 10th क्लास की चीज है बच्चों, इसमें कुछ भी नया नहीं। मैं पहले कहता हूं ठीक भाई। सो दिस इज ऑल अबाउट द आयनिक बॉन्ड बच्चों, ज्यादा कुछ इसके बारे में पढ़ना भी नहीं है फिलहाल, आपको इतना ही जानना था आयनिक बॉन्ड के बारे में। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, एक क्लास आयनिक बॉन्ड जो है वो, अच्छा एक चीज और मुझे एक बात और, ये तुम्हें समझ में आ गया था तक, यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे व्हाई सम एटम्स फॉर्म बॉन्ड बट सम डज नॉट फॉर्म बॉन्ड। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाई ओनली certain combinations are possible, why only certain combinations are, ये वाली बात नहीं करेंगे, क्यों कुछ ही कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। बच्चों सुनना, यहाँ से आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता लगने वाली, ढंग से सुनना भाई, क्लास बोर्ड पे पहली बात समझ में आ गई थी कि बॉन्ड क्यों बनाते हैं, टू अटेन द स्टेबिलिटी। फिर ऐसा बोला कि कुछ बॉन्ड क्यों बनाते हैं, कुछ क्यों नहीं बनाते, क्योंकि कुछ स्टेबल होते से नहीं बनाते। फिर बात ये है कि व्हाई ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, कुछ ही कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं। जैसे मैं आपको कोई पीरियोडिक टेबल को अगर मैं क्लासिफाई करूं ना, दो बड़ी मेजर चीजें हैं, क्या मेटल्स और एक बोलो क्या है नॉन मेटल्स। चलो फटाफट से तो मेटल्स कौन होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। जैसे कि अभी जो पिछली बार हमने पढ़ा, शिवम यहाँ पर देखो, लिखो मत, अभी जो हमने जितने पढ़े जिसमें सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, इन सबके पास देखा, इन ये सब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके स्टेबल नहीं होते, क्या करके स्टेबल होते हैं बोलो, लॉस करके। ये सब मेटल्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं बोलो, और जो दूसरे वाले थे वो गेन करके स्टेबल होते हैं, ये सब बोलो क्या होते हैं नॉन मेटल्स। तो पीरियोडिक टेबल में जो तुम्हें लेफ्ट साइड पर है ना वो मेटल्स हैं, और पीरियोडिक टेबल राइट साइड में बोलो क्या बोलो नॉन मेटल्स। मेरा आपसे सवाल है, इनमें से कौन से कॉम्बिनेशंस आपको लगता है कि संभव है, ध्यान सुनना, इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन संभव है और कौन से कॉम्बिनेशन संभव नहीं है। सो बच्चों बोर्ड पे मैं लिखने जा रहा हूं, मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल
नॉन मेटल, मेटल मेटल एंड कौन सा बच गया? ठीक है, तीन ही है, फिर नॉन मेटल मेटल तो एक ही बात है। चलो बताओ इनमें से कौन कौन से कॉम्बिनेशन संभव है? इज देयर एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल? बोलो बोलो बोलो, मेटल नॉन मेटल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? सर बिल्कुल है, दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होते हैं। कैसे? मेटल वांट टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल वांट टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कंपैटिबल टू ईच अदर। सो मेटल नॉन मेटल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अभी जो आपने आयनिक बॉन्ड बनाए थे वो सारे मेटल नॉन मेटल ही थे। सोडियम मेटल था, क्लोरीन नॉन मेटल था, एल्यूमिनियम मेटल था, ऑक्सीजन नॉन मेटल था। अरे गैसें सारी नॉन मेटल्स होती है भैया। ओ भाई नहीं आ रहा समझ, तो मेटल ना हो नॉन मेटल है ना एक तरीके से, समझो। सो आपको समझना पड़ेगा कि मेटल नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं और इनके कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं सब बताओ। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन बना लेते हैं अपने आप को, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके आनायन बना लेते हैं, और मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन संभव हो जाता है। तो मैं बोलूंगा ये वाला कॉम्बिनेशन संभव है, और जो संभव कॉम्बिनेशन है उसके थ्रू रिजल्ट्स कौन से आते हैं? मतलब कंपाउंड के आयनिक कंपाउंड बनते हैं। कैसे कंपाउंड बनते हैं बोलो? या मैं बोलूं कि आयनिक बॉन्ड बनता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो कौन बच्चा बताएगा कि नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन संभव है कि नहीं? टिक लगाओ या क्रॉस लगाओ, नॉन मेटल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि नहीं? हैं? कितना को लगता है कि कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नॉन मेटल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नॉन मेटल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, लग रहा है? सो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि नॉन मेटल से कंबाइन हो जाता है। बच्चों नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जिनको इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, ऑक्सीजन को नीड है, और दूसरा भी मानो नॉन मेटल है उसको भी नीड है। जब दोनों को नीड होती है तो कोई एक लॉस नहीं करता। जैसे कि मेटल नॉन मेटल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ? बच्चों सुनते रहो, बहुत बेसिक टर्म से बात कर रहा हूँ आज तो, मतलब 9th क्लास की चीज चलती है, मुझे भी पढ़ाने में मजा नहीं आता, आपको भी पढ़ने में मजा नहीं आता, बिकॉज ये बहुत बेसिक चीज है। मजा नेक्स्ट क्लास से आने वाला है जब कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट होगा ना, जहां पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज सिखाऊं जो आपने आज तक नहीं सीखी। डेटा बॉन्ड के बारे में सीखेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में सीखेंगे, कुछ नई चीजें जो आपने कभी आज तक नहीं सुनी, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो आप लोगों को अभी जो आज चल रहा है वो बस सुन लो, समझ लो, उसको खत्म कर दे चीजों को। तो मैंने आपको ये बोला मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मेटल को इलेक्ट्रॉन लॉस करने होते हैं और नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन क्या करने होते हैं? गेन करने होते हैं। तो एक लॉस कर देते हैं, दूसरा गेन कर लेते हैं, एक कैटायन बन जाता है, एक एनायन बन जाता है, कॉम्बिनेशन बनता है, आयनिक बॉन्ड बनके रिजल्ट आ जाता है। क्लियर है? अब मैंने कहा नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो इसके पास भी कमी है, इसके पास भी कमी है। अब अगर दोनों के पास कमी है, इसका मतलब इस बार कोई भी लॉस करने वाला, लॉस कोई नहीं करेगा। समझ रहे बात को? गेन भले करेगा लेकिन लॉस कोई भी, तो इसका मतलब वो कैटायन एनायन वाला सीन बनने वाला है नहीं। दोनों को ही जरूरत है। तो जब दोनों को ही जरूरत होती है ना, तो एक और ऑप्शन निकलता है शेयरिंग वाला। किसका वाला बोलो? शेयरिंग वाला। जैसे कि स्कूल में एक बच्चा पराठे लेके आ रखा है लेकिन घर से सब्जी लाना भूल गया, और दूसरा बच्चा सब्जी लेके आ रखा है लेकिन पराठे लाना भूल गया। हो गया तो क्या हुआ बताओ जरा? अब इसको जरूरत है सब्जी की, इसको जरूरत है पराठों की। दोनों ने शेयरिंग कर ली कि ठीक है भाई तू मेरे से पराठा ले ले, मैं तेरे से सब्जी शेयर कर लेता हूं। बोलो सब दोनों को सब्जी रोटी का काम चल गया नहीं चल गया? दोनों को जरूरत है लेकिन काम बन गया, बॉन्ड बना नहीं सकते। इसी को बोलो कैसी बॉन्ड बोलते हो ना? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है? शेयरिंग होता है। मैंने बोला भी था आप लोगों को, एक के पास फिजिक्स की बुक है, केमिस्ट्री की बुक नहीं है, तो उसके पास केमिस्ट्री की बुक है, फिजिक्स की बुक नहीं है। तो इन्होंने ओवरलैपिंग कर ली कि यार जब मेरे को जरूरत होगी तो दिखा दे, जब तेरे को मेरी जरूरत होगी तो तू ले। तेरा भी फिजिक्स में चलेगा, इसका भी फिजिक्स में चलेगा। तो जब दोनों को जरूरत होती है तो बॉन्डिंग संभव है। जब दोनों को ही जरूरत है तो बॉन्डिंग संभव है विद द शेयरिंग। शेयरिंग कैसे होगी वो तो कोवेलेंट बॉन्ड में समझाऊंगा मैं आप लोगों को, बट आप ये मानते हैं कि अगर दोनों को जरूरत है तो कॉम्बिनेशन संभव है। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो ये वाला जो बॉन्ड होता है बच्चों संभव होता है, और ये बॉन्ड कौन सा होता है बोलो? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो कि शेयरिंग से बनता है। चिंता मत करिए, सीखेंगे इसको। ये वाला सीख लिया, वाला नहीं सीखा है, नेक्स्ट क्लास के बारे में। अब मुझे बताओ मेटल मेटल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? मेटल मेटल कॉम्बिनेशन कभी देखा आप लोगों ने? सोडियम मैग्नीशियम का बॉन्ड देखा आप लोगों ने? बताओ क्यों नहीं बन सकता? बताओ क्यों नहीं बन सकता? इसको भी इलेक्ट्रॉन लॉस करने, इसको भी लॉस करने, तो दोनों को ही लॉस करने, तो गेन कौन करेगा? दूसरी बात, चलो दोनों ने लॉस कर दिए, तो दोनों ने लॉस कर दिए, दोनों क्या बन जाएंगे? कैटायन। दोनों पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, तो क्या पॉजिटिव पॉजिटिव कंबाइन हो सकता है? तो रिपेल करेगा। तो इसलिए कभी भी मेटल का मेटल से कॉम्बिनेशन संभव, क्योंकि एक ये भी लॉस करना है वो भी लॉस करना है, दोनों ही लॉस करना चाहते हैं, तो दोनों ही कैटायन बन जाएंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन संभव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ध्यान रखना मेटल मेटल कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं। तो वाई डू ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशन पॉसिबल, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। कॉम्बिनेशन सिर्फ तब बनता है जब दो एटम्स कंपैटिबल हो एक दूसरे के लिए, कि दोनों का एक दूसरे से मिलने के बाद स्टेबिलिटी गेन होगा, तभी वो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो मेटल नॉन मेटल को मिलने से स्टेबिलिटी गेन होता है, नॉन मेटल को मिलने से स्टेबिलिटी गेन हो सकता है, बट मेटल मेटल का स्टेबिलिटी गेन नहीं हो सकता। क्लियर हुआ या नहीं हुआ फटाफट से बताओ। ठीक है, सो गाइस आयनिक बॉन्ड भी बच्चों आपको समझ में आया था। और अब देखो समय हमारे पास 10 मिनट का है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूंगा आप लोगों को इसके बारे में।
ये कैसे होता है बोलो? द बॉन्ड फॉर्म्ड by the sharing of pair of electrons between atoms is called covalent bond. बच्चों बातें नहीं भी प्लीज, शोर करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ तो एक दो चीजें बेसिक चलेंगी, उसके बाद नई चीजें आ जाएंगी, वो नेक्स्ट क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू होगी। सो कोवेलेंट बॉन्ड में बच्चों कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता है, सिर्फ क्या होती है बोलो? शेयरिंग। क्योंकि मैं आपको एक चीज क्लियर कर चुका हूँ, स्वास्थ्य की दर कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में होता है। मेटल का इन्वॉल्वमेंट, कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? नॉन मेटल नॉन मेटल। और आयनिक बॉन्ड मेटल और, क्योंकि एक लॉस करके कैटायन बनाएगा और एक गेन करके अनायन, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन लगेगी और बन जाएगा आयनिक बॉन्ड। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के दौरान दोनों ही नॉन मेटल्स होंगे। अब शेयरिंग कैसे होती है उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, बात सुनना जरा ध्यान से। मेरे पास ना एग्जांपल के तौर पे एक मॉलिक्यूल है H2 मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है? ध्यान सुनना, ये बेसिक पॉइंट पे खत्म कर रहा हूँ, इसको आप याद करके आना नेक्स्ट क्लास में। H2 है। अब H2 क्यों बना वो सोचो। मुझे बताओ हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। और दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास भी कितना है? एक। हाँ भाई इधर लक्षित, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, उस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है स्टेबिलिटी कब आएगी? बताओ। जब पहली शेल में कितनी हो जाएगी? 2। क्यों 2 पे स्टेबिलिटी कैसे आएगी? अरे आपने कॉन्फ़िगरेशन ऐसे तो लिखा है 2,8,8 करके, तो पहला शेल तो 2 का ही होता है ना। अरे जिन बच्चों ने ऑर्बिटल्स पढ़ा हुआ उनको पता है ना, 1s बढ़ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन से, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। या 2 पे आप लोग जानते हैं 2 एटॉमिक नंबर किसका होता है बोलो? हीलियम का, नोबल गैस है। तो किसी के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो भी वो स्टेबल है, ध्यान रखना। तो मेरी बात को समझो बच्चों, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो कहता है कि मेरे को अगर 2 हो जाए तो बात बन जाएगी। और दूसरा हाइड्रोजन भी कहता है मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 हो जाए तो बात बन जाएगी। मतलब दोनों ही जरूरत की कगार पे, दोनों को ही जरूरत है। अब ये दोनों एक समझौता करते हैं। कैसे समझौता? सुनो, ये भी स्टेबल नहीं है, वो भी स्टेबल नहीं है। इसका एटम है कुछ ऐसा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एटम भी कुछ ऐसा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चे कहेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन अंदर कैसे बना? देखो जिन्होंने ऑर्बिटल्स पढ़ा हुआ उनको पता है, जिनको नहीं पता बस एक ऐसा पॉइंट सुन लीजिए। आप लोगों ने सुने ऑर्बिट्स, मतलब कि ऐसे रस्तों पे इलेक्ट्रॉन घूमता है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, ये आपको सिखाया जाएगा बैकअप क्लास के अंदर। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है? प्रिंस इधर। ये मेरे पास एक फुटबॉल इमेजिन कर लो, इसको एटम की तरह इमेजिन कर लो, फुटबॉल ऐसे 3 स्फीयर में, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा है। ऐसा होता है बेसिकली, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा है। तो फिलहाल ये मान के चल रहे हैं कि इस स्फीयर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इस स्फीयर के अंदर भी कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। लेकिन इसको स्टेबिलिटी कब आएगी? जब 2 होंगे। इसको भी स्टेबिलिटी कब आएगी? तो ये कहते हैं कि यार ऐसा करते हैं कि हम ये जो हमारे दोनों एटम्स है ना, इनको इतना नजदीक ले आते हैं कि हम एक दूसरे के साथ इसको बोलो क्या कर देते हैं? ओवरलैप। क्या कर देते हैं बोलो? ओवरलैप कर देते हैं। ओवरलैप कर देते हैं ऐसे ओवरलैपिंग करने से क्या होता है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है ना, वो सिर्फ मेरे पास नहीं रहता, ध्यान सुनना, मेरे पास नहीं रहता, वो पूरे में घूमता है, ऐसे से घूमता है पूरे में, ऐसे से घूमता है पूरे में। और जो तेरा इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी इधर नहीं रहता, वो भी पूरे में ऐसे से घूमता है। समझने की कोशिश करना। अब से इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके पास नहीं घूमता, क्योंकि ओवरलैपिंग हो चुकी है, ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पूरे में ऐसे घूमता है। तो मुझे बताना जरा, उसके पास खुद का तो है ही, उसका इलेक्ट्रॉन भी घूमने लग गया, तो इसको कितने का फील आ रहा है बोलो? 2 का। और इसका भी इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके पास नहीं घूम रहा, उसके पास भी घूम रहा है, तो उसका तो था ही उसके पास, तो ऐसे से पूरे में घूम रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन। तो इसको भी कितने का फील आ रहा है? 2 का। इसको भी कितने का फील आ रहा है? अरे वही वो पराठे सब्जी वाला एग्जांपल है, समझ रहे बात को? अब इसको भी स्टेबिलिटी मिल गई, इसको भी स्टेबिलिटी मिल गई। इस तरह के बॉन्डिंग को बोलो क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग। देखिए कोवेलेंट बॉन्डिंग में मैं आपको बिल्कुल मेन जड़ बता रहा हूं क्या है। एक्चुअली में इसको भी जरूरत है, इसको भी जरूरत है। ये अपनी जरूरत को कैसे पूरा करते हैं कि ये अपने एटम्स को इतना ओवरलैप कर लेते हैं, इतना नजदीक ले आते हैं, 2 फुटबॉल को इतना नजदीक ले आया कि अब से इसकी चीज उसमें भी जा सकती है और उसकी चीज, तो इससे ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेता है और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेता है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? तो ऐसे चलता है शेयरिंग वाला जो सीन। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने CH4 का एग्जांपल लिया। ये तो मॉलिक्यूल आपने काफी बड़ा मॉलिक्यूल समझा हुआ CH4, और आपको पता है कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6, 2,4। हाइड्रोजन के पास कितना होता है बोलो? 1। कार्बन कहता है मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बोलो? लेकिन मुझे अभी कितने और चाहिए बोलो? 4 और चाहिए, तभी जाके 2,8 बन पाएगा। ये कहता है 4 हाइड्रोजन आ जाओ भाई, 4 हाइड्रोजन आ जाओ, आपसे बॉन्डिंग बनानी है। लेकिन चारों हाइड्रोजन क्या कहते हैं? हम अपना इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, क्योंकि हमें भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये कहता है मैं इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा, मैं तुमसे शेयर करूंगा। शेयर करने का मतलब तुम अपने 4 इलेक्ट्रॉन मेरी बाउंड्री में भेजा करोगे, सुना? तुम चारों हाइड्रोजन का बोलता है, तुम अपने 4 इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो तुम क्या करो,
तुम अपने चारों एटम्स मेरे एटम से बोलो क्या कर लो, ओवरलैप कर लो, ताकि तुम्हारे चारों इलेक्ट्रॉन मेरे एटम में आ सके। तो मेरे कितने हो जाएंगे बोलो, 8 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। बदले में मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन तेरे और तेरे एटम में भेजा करूंगा, ये वाला तेरे में भेजूंगा, ये वाला तेरे में, ये वाला तेरे में, तुम्हारे भी बोलो कितने हो जाएंगे, 2 2। बोलो होगा कि नहीं होगा? नहीं आया ना समझ में? चीजें कम ही हैं लेकिन काम सबका चल जा रहा है। इसी को बोलते हैं कि ऐसी बॉन्डिंग बनना जो कि हमने कोवलेंट तरीके से बनाई, शेयरिंग तरीके से बनाई। तो आप लोगों को बचपन में सिखाया गया 4 इसके पास है, 4 उसने बगल से ले लिए, ये तो सिखाया टीचर ने। और इसके पास एक है, एक उसने यहाँ से ले लिया, इसके पास एक है, एक उसने यहाँ से शेयर कर लिया, इसके पास एक है, यहाँ से कर लिया, यहाँ से कर लिया। बट मुझे तो ये बताओ एक्चुअली में क्या मामला चल रहा है, कौन बताएगा? ये कार्बन का एटम है, ये बोलो क्या हो, ये बताओ जरा। ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है। मुझे बताओ जरा एक्चुअल सीन क्या चल रहा है, बताओगे जरा एक्चुअल क्या चल रहा है? एक्चुअल सर ये चल रहा है कि इस वाले कार्बन के, ध्यान देना भाई, मैं करके सुनाई दो, इस वाले कार्बन के ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन थे बताओ जरा? 4 थे, कहीं भी बना दो, कभी कभी 4 थे। और इन हाइड्रोजन्स के पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन था बोलो? एक एक था। अरे मैं वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ, वैसे तो 6 इलेक्ट्रॉन होते कार्बन के पास, मैं वैलेंस तो 4 बना रहा हूँ। तो कैसे उसको स्टेबिलिटी आई कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है अब से सिर्फ हाइड्रोजन के पास नहीं घूम रहा, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, क्योंकि पहले तो ऐसे घूम रहा था, अब वो ऐसे भी जा रहा है, इसके अंदर भी जाता है, ऐसे भी जाता है, ऐसे भी जाता है, ये वाला भी ऐसे भी जाता है, ऐसे भी जाता है, ये वाला भी ऐसे जाता है, फिर ऐसे बाहर आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है। तो इस कार्बन के बाद 4 खुद के और 4 बगल से आने लग गए, बोलो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? बदले में ये कार्बन कहता है मेरा एक इलेक्ट्रॉन अब से तुम एक भेजते हो तो मैं भी तुम्हारे पास एक भेजा करूंगा, तो उसको भी कितने का फील आएगा? 2 का। कितने का फील आएगा? इसके भी मेरा एक अपने पास रखता है और एक इसके पास भेजता है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर तो घूमता ही है, इसके पास भी घूम गया, तो इसको भी कितने का फील आएगा? 2 का। ये 2 को कैसे आएगा सर? अरे एक तो वहां से आने लग गया और एक इसका खुद का भी तो है, एक खुद का तो वहां जाता है ना, वहां भी जाता है, इसके पास भी आता है। और आप ये सोचे ना सर, कभी कभी तो ऐसा भी तो होता होगा ना कि इसके चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर चले गए तो उसके 8 हो गए तो खाली पड़े हुए। बच्चों इलेक्ट्रॉन इतनी फास्ट मूव करते हैं, इतनी फास्ट मूव करते हैं कि ये जो टाइम होता है ना जिसके लिए आप बोल रहे हैं कि सर जिस समय सारे इलेक्ट्रॉन उसमें हैं, ये वाले तो खाली पड़े होंगे, तो वो टाइम बहुत ही छोटा होता है, बिकॉज एटम्स ऑलरेडी बहुत छोटे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो ये मान के चलिए कि ऐसा कभी आता ही नहीं कि जब ये बहुत अनस्टेबल और वो बहुत स्टेबल हो, ये बहुत तेज मूव करता है, ऐसा लगता है कि हर वक्त ये भी स्टेबल है हर वक्त। इस पॉइंट को आप कैच कर पाए? मैंने क्या कहा? शायद समझ नहीं आया मैंने क्या बोला, जरा समझिए बात को। ये इलेक्ट्रॉन्स इतना फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं कि मान के चलो कि ये भी हर वक्त स्टेबल है और वो भी हर वक्त। अगर ऐसा होता ना एक क्लास, अगर ऐसा होता कि स्लो मूव कर रहे होते तो जरूर मैं मानता कि इसके बाद 4 खुद के 4 ये वहां चले गए तो उसकी स्टेबिलिटी आगे बढ़ी है, इतने स्टेबल नहीं रहे। लेकिन मैंने क्या बोला, इतनी तेजी से आना जाना कर रहा है कि ऐसा मान के चलो कि हर वक्त इसमें भी 8 जितने इसमें भी इतने बोलो 2 2 है। अब पूरी बात तो हो नहीं पाई कोवेलेंट बॉन्ड की, कुछ समय हमारे पास अब कम पड़ गया है, लेकिन आप लोग मुझे बस इतना बताओ, जितना कोवेलेंट बॉन्ड में बताया उतना कुछ पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है जरा बताओ। इसके पास भी जरूरत है, इसके पास भी जरूरत है, फिर पूरी कैसे हुई? इन्होंने अपने एटम्स को बोलो क्या कर लिया? ओवरलैप, एक ही घर बना लिया। अब जिसको जितने की जरूरत है उसने इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आना जाना कर रहे हैं, तो इसको भी स्टेबिलिटी आ गई और डिटेल में भी पढ़ना है इसको। लेकिन अभी आज की क्लास की कुछ जवाब फटाफट से दीजिए और क्लास खत्म करते हैं। शुरुआत करिए चैप्टर की केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की। सबसे पहली चीज व्हाट इज बॉन्ड? सर बॉन्ड क्या होता है? सर बॉन्ड एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स को बाइंड करा हुआ है। सो बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच बाइंड्स द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। सेकंड थिंग, कुछ why do atoms form bond? बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? प्रोटीन स्टेबिलिटी। क्यों कुछ ही बॉन्ड बना रहे हैं बाकी नहीं बना रहे? क्योंकि सर कुछ का कॉम्प्लिकेशन पूरा इसलिए बॉन्ड नहीं बना रहे। क्लियर? तीसरी चीज, why only certain combination possible? क्योंकि सर कुछ में कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती, जैसे मेटल मेटल की कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाएगी, उसको भी लॉस करने उसको भी लॉस करने में कैसे बॉन्ड बन जाएगा? एक को लॉस करने दूसरे गेन करो बन जाएगा, दोनों को जरूरत है बन जाएगा शेयरिंग वाला, तो ये कोवेलेंट बन जाएगा, वाला कौन सा बन जाएगा? आयनिक। अब समझ आ रहा है? कोवेलेंट नहीं आ रहा सर। आयनिक बॉन्ड बनते कैसे हैं उसका मैंने फॉर्मेशन का बेस आपको सिखाया बच्चों। एक लॉस करेगा, दूसरा बोलो क्या करेगा? गेन। तो एक कटायन बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा? आनायन और बॉन्ड बन जाएगा। बेसिक बातें करिए बच्चों 10th क्लास के, उसका आपको सारी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पढ़नी जरूरी थी। कल से हम नेक्स्ट क्लास से हम कुछ नया शुरू करने वाले हैं, नया शुरू हो जो आपने नहीं पढ़ा होगा। सो मुझे बताओ फटाफट ये सारा समझ में आ गया? इसके बाद बच्चों ने लास्ट बात करी कोवेलेंट बॉन्ड। बोलो कोवेलेंट बॉन्ड का बनता है जब इसको भी जरूरत है इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दोनों अपने एटम्स को क्या कर लेते हैं? बोलो ओवरलैप कर लेते हैं। अब से इसको जरूरत थी तो कुछ इलेक्ट्रॉन वहां से आने लगे, इसको स्टेबिलिटी मिल गई, और बदले में ये भी अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, उसको भी स्टेबिलिटी मिल गई। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना रहता है, ये भी हर वक्त स्टेबल रहता है और ये भी हर वक्त स्टेबल रहता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो इतना ही करेंगे बच्चों आज। इसको अच्छे से आप पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाकी तो कल कर ही दे, ठीक है?